Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 18th of June 2020 Thursday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is what defines us is how well we rise after falling. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Telcos told to stop sourcing 4G gears from Chinese firms. As we all know, the tension between India and China is increasing on border, and because of that, Department of Telecommunication have directed all state-owned telecommunication companies to exclude Chinese gear makers from supplying 4G telecom equipment. Department have also asked the private telecom operators to consider staying away from such Chinese firms. तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डिसाइड कर लिया, जैसा कि कल हमने अपने इकोनॉमिक टाइम्स की एनालिसिस में भी डिस्कस किया, दैट इंडिया इज गोइंग टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन आईटी एंड telecommunication equipment from Chinese companies. So now Department of Telecommunication has said to state-owned companies as well as private telecom operators to stay away from Chinese firm in case of 4G telecom equipment. इवन डिपार्टमेंट ने या किसी भी कंपनी ने डायरेक्टली इस मैटर में अवेयर होने से मना कर दिया है. क्यों? अगर बोला जाए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का? नहीं. क्या किसी प्राइवेट कंपनी ने या किसी स्टेट ओन्ड कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने डायरेक्टली बोला है ऐसा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने उसे ऐसा कहा है? नहीं. क्यों ऐसा नहीं है? किसी भी कंपनी की तरफ से, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से इस इशू पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है. क्यों नहीं आया है? क्योंकि एज पर द WTO रूल यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एज वेल एज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी कंट्री. तो अगर इंडिया डायरेक्टली इस चीज़ के लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट डालता है तो हो सकता है चाइना इंडिया को WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी तक खींच करके ले जाए. इसीलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस में, चाइनीज़ प्रोडक्ट के केसेस में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता. ऑल्दो अनऑफिशियली अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और अदर मिनिस्ट्रीज़ ने स्टार्ट कर दिया है प्रोडक्ट की लिस्ट बनाना, जिससे कि उन सारे प्रोडक्ट्स की जिसको एक्चुअली मिटिगेट किया जा सके फ्रॉम चाइनीज़ इम्पोर्टेड आइटम लिस्ट, या हम उनका कोई इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ढूंढें या हम उन सारे प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ खुद प्रोड्यूस करें या खुद मैन्युफैक्चर करें. क्यों? जैसा कि कल मैंने बताया था, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी कंट्री. सिक्योरिटी कंसर्न के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी फॉरेन इंट्रूडर या फॉरेन कंट्री या हॉस्टाइल कंट्री या एंटी कंट्री हमारे IT, हमारे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक ना कर पाए, उसको डिस्टर्ब ना कर पाए. आज के टाइम में जब भी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर होते हैं तो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं फाइट के लिए, रादर देन गोइंग फॉर कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ बुलेट्स एंड मशीन गन्स. नॉन कन्वेंशनल मेथड कैसे? जैसे कि साइबर अटैक, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं आजकल वॉर एंड कन्फ्लिक्ट्स में. इसीलिए अब पावर ग्रिड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम हो, वाटर सिस्टम हो, न्यूक्लियर पावर सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सिक्योर करके रखे जाते हैं हर कंट्री के. और जब भी वॉर जैसी सिचुएशन अराइज होती है, कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन अराइज होती है, इनकी सिक्योरिटीज़ पर पहले ध्यान दिया जाता है. इसी में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि चाइनीज़ गियर मेकर्स को फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर दिया जाए. उनसे आने वाले 4G टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के लिए हमें को सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें ऑप्शंस देखने स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टन. जो आज ये स्क्रिमिशेस हैं, कल एक फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. और अगर हम बात करें मार्केट शेयर की, कितना मार्केट शेयर चाइनीज़ फर्म एक्वायर करती हैं फॉर 4G इक्विपमेंट सप्लाई, तो आप देख सकते हैं लार्ज मार्केट शेयर इज़ एक्वायर्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, स्पेशली हुआवे एंड ZTE. हमारे यहाँ 3 सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन: एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस जियो. और अगर हम देखें कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में फॉरेन
4G इक्विपमेंट सप्लायर का कितना शेयर हो, तो हम इजीली देख सकते हैं 25 to 30% शेयर हुआवे और ZTE का खाली अकेले है, जो कि चाइनीज कंपनीज हैं। नोकिया का 20 to 25%, एरिक्सन का 20 to 25% इन केस ऑफ बोथ एयरटेल एंड वोडाफोन। वेयर एज इन केस ऑफ रिलायंस जियो, सैमसंग इज द sole suppliers of all 4G related equipments or gears. So now Department of Telecommunication is asking all these companies to consider the another options and trying to stay away from Chinese companies. अगर हम बात करें पिछले महीने की, तो पिछले महीने BSN ने PM को एक लेटर लिखा था, एक एप्लीकेशन लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, BSNL की तरफ से कहा गया था कि जो डोमेस्टिक टेलीकॉम गियर मेकर्स हैं वो कंपनी के रिवाइवल प्लान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बाय अननेसेसरी इम्पोजिंग देयर इक्विपमेंट ऑन बिजनेस ऑफ BSNL, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसमें बहुत फेवर में थी कि जो आपके जो 4G गियर मेकर्स इक्विपमेंट्स हैं उनको आप डोमेस्टिक सप्लायर से खरीदें। हालांकि BSNL ने PM को और अदर मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था, जिसमें कहा था कि अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से गियर खरीदते हैं तो इट में हैम्पर्स द रिवाइवल प्लान ऑफ द कंपनी एंड इट में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द sourcing 4G equipment. So last month, BSNL staff had written to PM to stop domestic telecom gear makers from scuttling the company's revival plan by putting a spanner in the tender of the sourcing 4G equipment. और जिसमें उन्होंने ब्लेम किया था टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को कि ये TEPC जो है वो इस चीज़ में हिंडर कर रही है और BSNL के रिवाइवल प्लान में हिंड्रेंस डाल रही है, BSNL के 4G सर्विसेज के लॉन्च में हिंडर डाल रही है। तो उस समय BSNL ने ये कंसर्न शो किया था कि वो चाहते हैं कि वो अपना जो 4G इक्विपमेंट का जो गियर है या जो 4G इक्विपमेंट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ले, ना कि डोमेस्टिक टेलीकॉम गियर मेकर से लेने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाए। अगर हम बात करें द मेजर प्राइवेट ऑपरेटर्स इन इंडिया इज रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया आर प्रोक्योरिंग देयर 4G इक्विपमेंट्स फ्रॉम multinational companies only. They do not go for any of procurement from domestic gear makers. That is why Department of Telecommunication has requested or has asked the all these private companies to consider the another option or to consider the domestic options for gears and 4G equipment products. हालांकि इतना ज़्यादा शेयर है कंपनीज़ का, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का इन सारी कंपनीज से, तो इमीडिएट इफेक्ट से इसको रिड्यूस कर पाना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा कंपनीज़ के लिए भी। इमीडिएट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कंपनीज़ को भी नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं डाला है, उनको केवल एक ऑप्शन दिया है, एक डायरेक्शन दिया है कि आप कंसीडर करिए। तो हो सकता है आगे आने वाले 1 साल में 2 साल में हम इन सारी अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का रिलायंस इन सारी कंपनीज पर कम होता हुआ देखें। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। सेबी ईजेस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट QIP नॉर्म्स। पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से जो भी लिक्विडिटी क्राइसिस आया है उसको ओवरकम करने के लिए सेबी ने जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए कैपिटल रेजिंग नॉर्म्स को ईजी कर दिया है, जिससे कि जो लिक्विडिटी कैश का क्रंच जो लिस्टेड कंपनीज फेस कर रही हैं वो ना फेस करें और वो मार्केट से ईजिली कैपिटल को रेज कर सकें। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो सेबी ने किए हैं उसमें प्रमोटर्स के शेयर एक्विजिशन को लेकर के कुछ एक्सटेंशन दिया है सेबी ने कहा है कि अब एज पर द न्यू अमेंडेड लॉ प्रमोटर्स कैन एक्वायर अप to 10% in same financial year without triggering an open offer. So now promoters of any company can acquire up to 10% of preferential issues of their equity share. पहले ये लिमिट कितनी थी? पहले ये लिमिट 5% की थी। मीन्स प्रमोटर कंपनी के प्रमोटर 5% से ज़्यादा प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं एक्वायर कर सकते थे विदाउट ट्रिगरिंग एन ओपन ऑफर। But now promoters are allowed to infuse the fresh capital into their company
एंड नॉट सिंपली एक्वायर शेयर्स फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। इससे क्या होता था कि उनको सेकेंडरी मार्केट से ही खरीदने पड़ते थे शेयर पहले, बट अब प्रमोटर्स को अलाउ हो गया कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन ऑफर डालें उसी के बाद से कंपनी के शेयर खरीदें। अब प्रमोटर्स 10% तक कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं विदाउट ट्रिगरिंग एन ओपन ऑफर थ्रू प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इससे क्या होगा, इससे ये होगा अब प्रमोटर्स अपना पैसा डायरेक्टली कंपनीज में लगा सकते हैं, तो कंपनीज को प्रमोटर्स से फंड रेज करने में भी कोई ज़्यादा इशू जनरेट नहीं करने पड़ेंगे या नहीं होंगे। सेबी ने एक बहुत बड़ा और चेंज लाया है। सेबी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिनको QIP भी बोलते हैं, उसके केस में भी कुछ नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं। पहले क्या होता था कि कंपनीज को QIP इशू करने से पहले अगर कंपनी चाहती है कि QIP के थ्रू फंड रेज करे, तो अगर उसने पहला QIP इशू किया है तो दूसरा QIP आफ्टर 6 मंथ ही इशू कर सकता था, चाहे उसको फंड की कितनी भी ज़रूरत हो, चाहे कैपिटल की कंपनी को कितनी भी ज़रूरत हो, बट देयर शुड बी द कूलिंग ऑफ पीरियड बिटवीन 2 QIPs फॉर 6 मंथ। उस कूलिंग ऑफ पीरियड को सेबी ने रिड्यूस करके 2 वीक्स का कर दिया है। अब कंपनीज 2 हफ्ते के डिफरेंस में QIP इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा हो, QIP क्या होता है, व्हाट इज QIP, आपने, और हो सकता है बहुत लोग जानते भी हो जो शेयर मार्केट्स में डील करते हैं उनको पता भी होगा। QIP बेसिकली इज अ वे through which listed company raised capital without having to submit legal paper to market regulators। QIP के थ्रू जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो कैपिटल या फंड रेज करती हैं, बट जिसके लिए उनको कैपिटल मार्केट यानी सेबी में किसी भी तरह का लीगल पेपर सबमिट नहीं करना होता है। विद सर्टेन कंडीशंस ऑल लिस्टेड कंपनीज कैन गो फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। तो इसका मतलब कंपनीज के लिए QIP के थ्रू फंड रेज करना, कैपिटल रेज करना ज़्यादा आसान होता है रादर देन गोइंग फॉर IPOs और FPOs, जिसमें कई सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म हैं वो कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा बिटवीन 2 QIPs तो कंपनीज के लिए डिफिकल्ट होगा। हो सकता है कंपनी ने पहला QIP इशू किया हो कुछ फंड रेज करने के लिए, लेटर ऑन कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को और ज़्यादा फंड की ज़रूरत हो, बट वो QIP इशू नहीं कर सकती बिफोर कंप्लीशन ऑफ द 6 मंथ। 6 महीने कंप्लीट होने से पहले वो दूसरा QIP इशू नहीं कर सकती। इसीलिए सेबी ने इस नॉर्म को रिलैक्स कर दिया है। अब रिलैक्स करने से क्या होगा, रिलैक्स करने से ये होगा कि ऐसी कंपनीज जो कि लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर रही हैं, कैश क्रंच की कंडीशन फेस कर रही हैं और जिनको अर्जेंट फंड की ज़रूरत है, वो इमीडिएटली QIP इशू करके अपना कैपिटल रेज कर सकती है रादर देन गोइंग फॉर अदर फंड रेजिंग मैकेनिज्म सच एज पब्लिक इशूज एंड राइट इशूज। हालांकि हम बात करें सेबी ने जो डिसीजन लिया है, इसके लिए बहुत टाइम से कंपनीज जो हैं वो सेबी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप QIP का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको डिक्रीज कर दीजिए। तो इस कोविड-19 की सिचुएशन में जो कैश क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच की कंडीशन अराइव हुई है, उसकी वजह से सेबी ने फिलहाल के लिए QIP के लिए जो कूलिंग ऑफ पीरियड था उसको डिक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो सेबी ने किए हैं, उसमें प्रोमोटर्स को अलाउ कर दिया है कि वो अपना स्टेक 10% तक इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर एनी ओपन ऑफर। दूसरा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का जो कूलिंग ऑफ पीरियड था उसको 6 महीने से घटा करके 2 हफ्ते तक का कर दिया है। अगर हम बात करें कि पिछले कुछ सालों में QIP को कैसे यूज़ किया गया है फंड रेज करने के लिए, कैपिटल को बूस्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं 2015 से लेकर 2020 तक QIP जो है वो हमेशा से एक लुक्रेटिव मोड रहा है, एक पॉपुलर फंड रेजिंग टूल रहा है जिसको कंपनीज ने यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इसके तहत कंपनीज को कम रेगुलेटरी नॉर्म्स, कम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी में बहुत ज़्यादा लीगल और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, इसीलिए जनरली कंपनीज जो हैं QIP रूट को प्रेफर करती हैं। इवन अगर ओवरसीज मार्केट से भी या ओवरसीज इन्वेस्टर से भी कंपनीज को फंड रेज करना है तो भी QIP के थ्रू वो इजीली फंड रेज कर सकती हैं विदाउट गोइंग फॉर हेक्टिक और कम्बरसम लीगल एंड पेपर प्रोसेस। सो सेबी के इस मूव के बाद हो सकता है बहुत सारे QIPs आपको देखने को मिलें कंपनीज में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 2। FB deals with Jio under CCI review।
अगर आपको याद हो तो जब ये एफबी, फेसबुक और रिलायंस जियो की जब ये डील फाइनल हुई थी तो उस न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था कि इस तरह की डील्स कितनी एथिकल हैं, ये मार्केट को कितना डिस्टॉर्ट करती हैं, जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो इस पर कितना ध्यान देंगी या इस सारी डील्स को किस तरीके से लेंगी, ये आगे फ्यूचर में देखने वाली बात है। तो अब कल एक इंटरव्यू में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको सीसीआई भी बोलते हैं, उसके चेयरमैन मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता, इन्होंने कहा है कि जो फेसबुक और रिलायंस जियो का जो अलायंस है, जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ये अभी भी सीसीआई के स्कैनर में है और दिस एग्जामिनेशन इज और दिस ट्रांजैक्शन इज स्टिल पेंडिंग। इन फ्यूचर सीसीआई may examine this deal in detail। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग भी बोला जाता है, ये फ़िलहाल के लिए इसने अभी जो इस डील है इसको पेंडिंग कर दिया, बट इन फ्यूचर इस डील को एग्जामिन किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये डील जो हुई है फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच में, ये किसी भी तरीके से कंपटीशन को, फेयर कंपटीशन को हॉल्ट कर रही है, डिस्टॉर्ट कर रही है इंडियन मार्केट में कि नहीं। अगर ये डील एंटी कॉम्पिटिटिव पाई गई या ऐसा पाया गया कि ये पर्टिकुलर जो अलायंस बना है इन दो कंपनीज़ के बीच में, ये अदर कंपनीज़ के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है अप टू द एक्सटेंट कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट के टर्म में कन्वर्ट हो जाए, या ऐसी कोई माल प्रैक्टिस के रूप में सामने निकल कर आए जिससे कि रिलायंस जियो और एफबी अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ करें मार्केट से अदर कॉम्पिटिटर्स को हटाने के लिए। इन दैट केस दिस डील कैन बी डिक्लेयर एंटी कॉम्पिटिटिव एंड नल एंड वॉइड। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि सीसीआई क्या होता है, व्हाट इज सीसीआई। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो, बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी होती है इंडिया में, जो कि इस चीज़ को रेगुलेट करती है कि जो कंपटीशन है वो कंपटीशन ऐसा ना हो कि वो जो मार्केट है उसको डिस्टॉर्ट कर दे। कोई ऐसी कंपनी जो कि डोमिनेंट है, जिसके पास असेट्स ज़्यादा हैं, जिसके पास फंड ज़्यादा है, वो ऐसा कोई भी अनकॉम्पिटिटिव एक्ट ना करे जिससे कि जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको मार्केट से आउट कर दिया जाए और अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करी जाए। तो बेसिकली अगर बहुत सिंपल लाइन में बोलना चाहें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं चाहता कि फ्री मार्केट में कोई भी कंपनी अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करे, क्योंकि वो कंज्यूमर के लिए लॉन्ग टर्म में एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन जनरेट कर सकती है वो कंपनी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, फेसबुक भी और रिलायंस जियो दोनों ही अपने एरिया में एक डोमिनेंट कंपनीज हैं। तो अगर इनका कार्टेल फॉर्म हो जाता है और वो छोटी या अदर कंपनीज के लिए या उनके बिजनेस के लिए किसी भी तरह का एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डील को लेकर के आगे प्रॉब्लम आए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम में या किसी भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे, चाहे यूजीसी नेट ही आप दे रहे हो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। तो बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इन्फोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को इन्फोर्स करने के लिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी मार्च 2009 में बनाई गई थी। तो क्या मार्च 2002 से पहले कोई ऐसा लॉ नहीं था जो कि मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को टैकल करे? बिल्कुल था, 2002 से पहले भी था। उसको हम पढ़ते हैं MRTP एक्ट। अगर जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, इसको MRTP एक्ट भी बोलते हैं। इसको रिप्लेस कर दिया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने, और इसके रिप्लेसमेंट के लिए एक राघवन कमेटी फॉर्म करी गई थी। जब हमारा MRTP एक्ट चल रहा था उस समय एक राघवन कमेटी फॉर्म करी गई थी। उस राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पर मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को रिप्लेस करके कंपटीशन कमीशन और कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया था, जिसके पास ज़्यादा पावर थी इस पर्टिकुलर प्रीवियस एक्ट के कंपैरिजन में, और ये लॉ को फाइन या पेनल्टीज़ के थ्रू और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो ये आप सारे टर्म्स याद रखेंगे। राघवन कमेटी थी जिसने ये रिकमेंड किया था कि MRTP एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाए कंपटीशन एक्ट से।
अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का बेसिकली एम क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एम होता है कि इस्टेब्लिश करे रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, फेयर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जहाँ पर किसी भी कंपनी को कोई अनड्यू एडवांटेज ना हो in comparison to other company. And how Competition Commission of India do that? Through proactive engagement with all stakeholders including consumers, industry, government and international jurisdictions. By being a knowledge intensive organization with high competence level, through professionalism, transparency, resolve, wisdom in enforcement. तो ये सारे और बहुत ज़्यादा मैंडेट, अगर देखें तो मैंडेट जो होता है वो कंपटीशन कमीशन का बहुत ज़्यादा होता है, जिसके थ्रू वो सारे काम कर सकती है जिससे कि किसी भी तरह से किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन जो है वो कंपटीशन एंटी कंपटीशन में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई ऐसी कंपनी किसी ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को या मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रही हो, तो उसको रोकने के लिए। इसीलिए फेसबुक और जियो की जो डील है वो अभी भी CCI के स्कैनर में है। और अगर हम बात करें डेटा की, तो एज पर द डेटा जियो इज़ गोइंग टू कैप्चर 48% ऑफ मार्केट बाय फाइनेंशियल ईयर 25। तो आप देख सकते हैं आधा मार्केट जियो ही कैप्चर करेगा। और जब जियो जैसी और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी मिल करके अलायंस बना रही हैं, कार्टेल बना रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जस्ट लाइक वोडाफोन, एयरटेल, उनके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये पूरी जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ये मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाए। और CCI यही नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जहाँ पर फ्री कंपटीशन अलाउ है वो इंडस्ट्री मोनोपोली में कन्वर्ट हो, अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट, जब तक कि गवर्नमेंट डिक्लेयर ना करे उसको मोनोपोली मार्केट। क्यों? क्योंकि अभी शुरुआत में लगेगा कि जियो ने बहुत सस्ता ऑफर दिया और ये कंज्यूमर्स के शुरुआत में बहुत बेनिफिट होता है कि वो चीप पेनिट्रेटिव प्राइसिंग पॉलिसी से आते हैं, सस्ता वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। लेटर ऑन जब बहुत सारे जो मार्केट प्लेयर्स हैं, अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल्स, जब वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, इसके बाद जिस पर्टिकुलर कंपनी की डोमिनेंट पोजिशन होती है वो अपनी डोमिनेंट पोजिशन को मिस यूटिलाइज करती है फॉर एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर। वंस जियो is able to remove all the competitor from the market just like Airtel, Vodafone, BSNL, then Jio can एक्चुअली बी द प्राइस सेटर। वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेटर हो सकती है, जितना चाहे उतना, क्योंकि अब अगर एक ही कंपनी अवेलेबल है और कंज्यूमर को सर्विस चाहिए तो वो फिर वो चाहे उस कंपनी से लेना चाहे ना चाहे, उसको उसी पर्टिकुलर कंपनी से वो सर्विस लेनी पड़ेगी। और वो कंपनी अब उस केस में प्राइस सेटर होगी, वो अपने अकॉर्डिंग एबनॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट जितना चाहे उतना प्रॉफिट अर्न कर सकती है बाय सेटिंग द वेरी हाई प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया FB और जियो की इस डील को फिलहाल के लिए मॉनिटर कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 2, CTU टू बी हाइव्ड ऑफ फ्रॉम PGCIL। तो सेंटर ने डिसाइड कर लिया है, द सेंटर इज गोइंग टू हाइव ऑफ द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी फंक्शन फ्रॉम स्टेट ओन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी तक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। हालांकि ये डिसीजन 2015 से चल रहा है, पेंडिंग है, गवर्नमेंट इस पर 2015 से सोच रही, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इस बात को कह रहे थे कि इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशू। एक ही कंपनी जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी का फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है और जितनी भी बिडिंग हो रही है उनके लिए प्लानिंग का काम भी कर रही है। मीन्स जो बिडिंग हो रही है वो प्लान भी वही कंपनी कर रही है और उस बिडिंग में एज अ बिडर वो अपना टेंडर भी वही कंपनी डाल रही है। तो इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी फंक्शन फ्रॉम PGCIL। सो एज अ CTU पावर ग्रिड का क्या काम है? पावर ग्रिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हीलिंग ऑफ द पावर जनरेटर बाय प्रोड्यूसर्स एंड इन्वॉल्विंग इन प्लानिंग ट्रांसमिशन सिस्टम एंड ऑपरेशन। उसके बाद इसके पास एडिशनल रोल भी है फॉर कलेक्टिंग टैरिफ्स फ्रॉम पावर जनरेटर एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थ्रू ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ट्रांसमिशन सिस्टम और ऑपरेशन की प्लानिंग भी PGCIL कर रही है। कलेक्टिंग टैरिफ फ्रॉम पावर जनरेटर एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसका भी काम PGCIL कर रहा है। और PGCIL पावर ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह भी काम कर रही है और वो PGCIL हर उस बिड में पार्टिसिपेट कर रही है, टेंडर डाल रही है जो कि
पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन से रिलेटेड है. सो दिस conflict of interest in PGCIL as both planner and participant in transmission project has faced repeated criticism from industry. That is why government has now decided to separate the CTU from PGCIL. These are the certain highlights. Plan is to avoid conflict of interest while awarding power transmission project. The central transmission utility to be formed will be the 100% subsidiary of PGCIL. It will leave separate accounting board structure and carry out its statutory function. PGCIL owns and operates close to 95% of Indian power transmission network. Now look at into the article number 5 given on page number 12. Border face off may dampen market sentiment in near term. It is quite obvious एंड वेल नोन फैक्ट दैट जब कभी भी बॉर्डर पे टेंशन होती है शेयर मार्केट अप एंड डाउन करता है. तो मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज अनलाइकली टू हैव द मेजर इम्पैक्ट ऑफ अर्निंग. अभी फिलहाल के लिए जो बॉर्डर टेंशन चल रही है उसका मेजर इम्पैक्ट तो कंपनीज की अर्निंग पर नहीं होगा, बट इसका इम्पैक्ट मार्केट में हम बहुत ज़्यादा या मल्टीफोल्ड टाइम्स में देखेंगे नियर फ्यूचर में. द सेंसेक्स हैज़ डिक्लाइन 1% इन पास्ट 3 सेशंस. तो कंपनीज की अर्निंग पे कोई फर्क अभी फिलहाल के लिए तो नहीं पड़ रहा है शॉर्ट टर्म में, बट मार्केट इज गोइंग टू डिस्टर्ब बाय दिस बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड China. Even before the current escalation, supply disruption from China because of COVID-19 impacted the company's revenue in June quarter. अगर हम इस escalation को छोड़ भी दें, जो supply disruption हुआ है चाइना से, उसकी वजह से जो इंडियन कंपनीज हैं उनका revenue जून के क्वार्टर में यानी Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 में फॉल किया है. क्योंकि ये टेंशन अभी बॉर्डर टेंशन तो अभी बढ़ा है, लेकिन ये इशू तो पिछले 1-2 महीने से लिंगर ऑन है. तो इसकी वजह से जो कंपनीज हैं जो कि जिनकी डिपेंडेंसी चाइनीज़ कंपनीज पर, चाइनीज़ फर्म्स पर है, उनका रिवेन्यू फॉल किया है. और स्पेशली अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर है, डिपेंडेंट सेक्टर है चाइना पे, वो हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है. कल हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक टाइम्स की एनालिसिस में कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज़ फर्म्स पे. अगर हम बात करें 90% ऑफ द कंप्रेसर and a large share of printed circuit boards are imported from China only. तो अगर सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेगमेंट है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, वो कितना ज़्यादा अफेक्टेड होगा. क्योंकि 90% डिपेंडेंसी हमारा चाइनीज़ फर्म्स पर ही है या इनके द्वारा दिए गए कंप्रेसर और सर्किट पर ही है. एमंग अदर सेक्टर्स अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़ दें तो केमिकल्स एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर भी हमारा, उसकी भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन चाइनीज़ फर्म्स में बहुत ज़्यादा है. तो रॉ मटेरियल जो हमारा आता है बेसिकली केमिकल्स और एग्रोकेमिकल सेगमेंट के लिए, वो भी चाइनीज़ फर्म्स से ही आता है. और जिसकी वजह से धानुका एग्रीटेक, रैलीज, विनाती ऑर्गेनिक्स, ये सारी कंपनीज जो हैं इनकी अर्निंग अफेक्ट होगी. इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो अफेक्ट होगा. विद इन ऑटो स्पेस, अगर हम ऑटो स्पेस की बात करें, ऑटो सेक्टर की बात करें, टाटा मोटर्स टू अ लेसर एक्सटेंट, मदर्सन सुमी विल बी हिट इफ़ द बॉर्डर टेंशन एस्केलेट और वर्सन. तो हमारे बहुत सारे सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, केमिकल एग्रोकेमिकल सेगमेंट हो गया हमारा, और स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एंड ऑल दीज सेक्टर्स एंड द कंपनीज ऑन दीज सेक्टर्स आर गोइंग टू बी affected very much, or these companies can face the revenue fall as well as the fall in their stock prices. Most brokers and analysts, however, are saying that there is too much at stake for two countries, and they all should, and both companies will deter from फॉर गोइंग ऑन द ऑफेंसिव साइड. क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, दोनों ही कंट्रीज़ का आपस में स्टेक बहुत ज़्यादा है. तो अगर ये दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो अवॉइड करेंगी इस इशू को फर्दर एस्केलेट करने में. अगर हम बात करें कि किन किन कंपनीज को कितना कितना एक्सपोजर होगा और उसकी वजह उनके जो स्टॉक एक्सचेंज के प्राइजेस हैं उस पर कितना कितना चेंज आएगा, तो आप देख सकते हैं ब्लू स्टार, JSW, मदरसन सुमी, ONGC, रैलीज, टाटा मोटर, वोल्टास, वर्लपूल ऑफ इंडिया, इन सारी कंपनीज़ को मैक्सिमम एक्सपोजर होगा इस पर्टिकुलर बॉर्डर टेंशन की वजह से. हो सकता है आने वाले टाइम में इनके स्टॉक प्राइसेस में फॉल देखने को मिले. ऑलरेडी देख सकते हैं आप ईयर टू ईयर बेसिस कितना चेंज आया है. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. दमानी लुक्स टू टेक ओवर इंडिया सीमेंट. So it has been known that Damani Group is going to
acquire a controlling stake in India Cement Company. Damani, the owner of Avenue Supermarket, has informally reached out to the cement manufacturing company and showing interest for acquiring controlling stake. Minority stake नहीं, Damani is not going to have or to acquire the controlling stake in India Cement. अगर हम अभी की बात करें तो इंडिया सीमेंट में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं. अब ये कैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा स्टेक होल्डिंग का, ये फ्यूचर में देखने की बात है जब ये डील फाइनल हो जाती है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़. सुप्रीम कोर्ट नो मेरिट इन इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कल की हियरिंग में आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर को क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट में कोई ऐसी मेरिट नहीं दिख रही. Therefore, both RBI as well as Finance Ministry should reconsider their views on interest during moratorium period. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट गोइंग टू अलाउ दिस इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोराटोरम पीरियड. और बार बार सुप्रीम कोर्ट आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर को कह रही है कि आप इस पे अपना स्टैंड चेंज करिए, क्योंकि अगर आपने मोराटोरम पीरियड दिया है, उस पीरियड में इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा, अपना प्रिंसिपल नहीं पे कर पा रहा, तो आप इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो किस लिए लग रहा है. दैट इज़ अनफेयर एंड जस्ट. और सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूसली इसी स्टैंड को मेंटेन किए हुए. हालांकि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है वो कंटिन्यूसली इस बात पर ये कह रहा है कि उन्हें डिपॉजिटर्स को तो इंटरेस्ट पे ही करना पड़ रहा है. तो अगर आप वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, एक्चुअली यहाँ पर इशू इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का है. जो बैंक्स हैं वो जो अनपेड इंटरेस्ट रहा है मोराटोरम पीरियड के तहत, उस अनपेड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं, जिसको लेकर के जो लोन टेकर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि जो अगर आप प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं दैट इज़ ओके, बट आप जो अनपेड इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगा रहे हैं, दैट इज़ अनफेयर एंड जस्ट. और सुप्रीम कोर्ट भी इसी फेवर में है कि इस अनपेड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट रेट लगाना कहाँ की समझदारी है, कहाँ का जस्टिस है. तो अब नेक्स्ट हेयरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर आरबीआई को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोला है कि इस पे अपने व्यू को रिवाइज करें. वो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी रियलाइज द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द आरबीआई need more time to revisit the issue of loan moratorium period. Therefore, this issue will be taken care into the next hearing. Next news is large fund houses get bigger slice of debt pie. Large fund houses have seen an increase in their share of debt asset with investors avoiding smaller size schemes amid fear of limited liquidity. So because of the uncertainty, investors are avoiding the smaller size schemes. Fear है, अनसर्टनिटी है, लिक्विडिटी क्राइसिस है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल साइज़ की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने को अवॉइड कर रहे हैं. तो जितने भी लार्ज फंड हाउसेज हैं, अगर हम बात करें टॉप 5 प्लेयर्स, तो उनका जो शेयर है एक्सपेंड होकर के 60% तक इंक्रीज़ हो गया है. सो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के वाइंड अप जो उन्होंने 6 अपनी डेट स्कीम वाइंड अप करी थी, उसके बाद से इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्मॉलर साइज़ की स्कीम्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द months of April, the share of larger players increased even as the debt assets of industry shrank by 3.6%. Because after the Franklin Templeton episode, investors' confidence has been shaken. So now, known brands have become more relevant to investors as long as their psychological impact lasts, as per the expert. Therefore, the share of largest player has been increased further by 61.4% in the months of May. तो अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो लार्ज फंड हाउसेस की तरफ ज़्यादा प्रेफर हो रहे हैं, ज़्यादा मुखर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एपिसोड ऑफ द फ्रैंकलिन टेम्पलेटन. अगर हम बात करें आज की न्यूज़ ऑफ द डे, तो न्यूज़ ऑफ द डे है एफबी डील्स विद जियो अंडर सीसीआई रिव्यू. तो इसमें आप सीसीआई के बारे में पढ़ लेंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेंगे, उसका मैंडेट पढ़ लेंगे, एमआरटीपी एक्ट जो था उसमें क्या क्या फ्लॉज थे जिसकी वजह से इसको कंपटीशन एक्ट 2002 से रिप्लेस किया गया. ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं फॉर योर प्रिपरेटरी एग्जाम्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.